नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। भारत ने रचा इतिहास, न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीसरी बार बना T20 विश्व कप चैंपियन। घरेलू मैदान पर जीतने वाली बनी पहली टीम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य लोगों ने टीम इंडिया को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे बजट के बाद आयोजित वेबिनार को संबोधित। शिक्षा, कौशल विकास और क्रिएटर इकोनॉमी को मजबूत करने पर होगी चर्चा। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू। लोकसभा में विदेश मंत्री देंगे पश्चिम एशिया की स्थिति पर बयान। राज्यसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कामकाज पर होगी चर्चा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की टीम राज्य के दौरे पर। चुनाव आयोग आज करेगा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ अहम बैठकें। और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईरान की विशेषज्ञ सभा ने खामनई के बेटे मुज्तबा खामनई को बनाया नया सुप्रीम लीडर। ईरान के राष्ट्रपति ने किया फैसले का स्वागत। और खबरों की शुरुआत करते हैं भारत की जीत के साथ। जी हां, भारत ने T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से मात दी। मैच में भारत ने 255 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवर में ही 159 रन पर सिमटा दी। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट चटकाए, जबकि अक्षर पटेल ने 3 विकेट लिए। इसके साथ ही टीम इंडिया लगातार 2 T20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बनी। भारत ने सबसे ज्यादा 3 T20 विश्व कप अपने नाम किए। T20 विश्व कप इतिहास में न्यूजीलैंड को पहली बार शिकस्त दी है। इससे पहले भारत को संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई। अभिषेक ने फॉर्म में वापसी करते हुए 18 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 21 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 52 रन की पारी खेली। संजू के साथ मिलकर अभिषेक ने 43 गेंद में 98 रन की ओपनिंग साझेदारी की। संजू ने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 48 गेंदों में 105 रन की साझेदारी निभाई। सैमसन ने लगातार तीसरा अर्धशतक लगाया। वहीं ईशान किशन ने भी अर्धशतक लगाने में सफलता हासिल की। सैमसन 46 गेंद में 89 रन बनाकर आउट हुए। ईशान ने 54 रन की पारी खेली। हार्दिक 13 गेंद में 18 रन बना पाए, जबकि सूर्य कुमार खाता ही नहीं खोल पाए। शिवम दुबे ने 8 गेंदों पर 26 रन की नाबाद पारी खेली। भारत ने 5 विकेट पर 255 रन का विशाल स्कोर बनाने में सफलता हासिल की। ये T20 विश्व कप फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर है। और वहीं टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारत के खिताब जीतते ही खेल प्रेमी जश्न में डूब गए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग सड़कों पर उतर आए और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी मनाई। कई जगहों पर पटाखे फोड़े गए और तिरंगा लहराते हुए लोग नाचते गाते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं तस्वीरें। सिलीगुड़ी, कानपुर, जम्मू, गुजरात, अमृतसर, चंडीगढ़, सब जगह फैंस का हुजूम है जो अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई और नागपुर में भारत की जीत के बाद भारी जश्न देखने को मिला। मुंबई में लोगों ने तिरंगा लेकर सड़कों पर नाचते हुए अपनी खुशी जाहिर की। वहीं नागपुर में भी हजारों फैंस ने पटाखे फोड़कर ढोल नगाड़ों के साथ टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। लोग भारत माता की जय और टीम इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। कई जगहों पर क्रिकेट प्रेमियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की है। वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी भारत की जीत के बाद आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठा। लोगों ने देर रात तक जश्न मनाया और टीम इंडिया की जीत का उत्सव भी। भारत की जीत ने पूरे देश को एक बार फिर गर्व और खुशी से भर दिया।
और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने T20 विश्व कप में भारतीय टीम की जीत पर बधाई दी। राष्ट्रपति ने एक्स पर शुभकामनाएं दी और लिखा, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप शानदार अंदाज में जीतकर इतिहास के कई शिखर छूने वाली टीम इंडिया को हार्दिक बधाई। भारत को ये गौरव प्राप्त है कि वो 3 बार यह खिताब जीतने वाला एकमात्र देश बन गया। साथ ही लगातार 2 बार विश्व कप जीतने वाली भी ये पहली टीम है। इस उपलब्धि से हमारे क्रिकेट प्रेमी देशवासियों को अपार खुशी और गर्व की अनुभूति हुई। यह हमारे युवाओं में मौजूद समृद्ध प्रतिभा का भी प्रमाण है, जो विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही है। इस सामूहिक विजय के लिए टीम के हर खिलाड़ी, पूरे प्रबंधन और सहयोगी स्टाफ को सर्वोच्च प्रशंसा मिलनी चाहिए। मैं भारतीय क्रिकेट टीम को भविष्य में भी निरंतर सफलता और गौरव की कामना करती हूं। वहीं भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने T20 विश्व कप में भारतीय टीम की जीत पर बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप एक बार फिर जीतने और टाइटल बरकरार रखने पर टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई। फाइनल में इतिहास रचने वाली और शानदार परफॉर्मेंस के साथ इंडिया 3 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने वाली पहली टीम बनी, जो देश के लिए गर्व का पल है। पूरी टीम, सपोर्ट स्टाफ, उन लाखों फैंस को शुभकामनाएं जिनके अटूट सपोर्ट ने इस शानदार अचीवमेंट को मुकाम तक पहुंचाया। पूरा देश इस शानदार जीत का जश्न बहुत गर्व के साथ मना रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई देते हुए लिखा, चैंपियंस, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को जीत की बधाई। ये शानदार जीत अद्वितीय कौशल, संकल्प और टीम वर्क का प्रतीक है। टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार दृढ़ता का प्रदर्शन किया। ये जीत हर भारतीय के दिल में गर्व और खुशी की लहर भर चुकी है। शाबाश टीम इंडिया। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी टीम इंडिया को बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, क्या जीत है, विश्व चैंपियन टीम इंडिया को सलाम। आपकी अद्वितीय प्रदर्शन और कठिन संघर्ष ने देश के लिए गर्व और सम्मान की मिसाल कायम की। पूरी टीम को बधाई, जिसने हर भारतीय को गर्व महसूस करवाया। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी T20 विश्व कप में भारतीय टीम की जीत पर खुशी व्यक्त की है। भारत की जीत पर खुशी जताते हुए एक्स पर उन्होंने लिखा, जयतु भारतम, आज फिर आसमान तिरंगा हो गया। 145 करोड़ भारतवासियों को हार्दिक बधाई। विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम का हृदय तल से अभिनंदन। वक्त ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। एमडीएच। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सबका साथ सबका विकास जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति विषय पर आयोजित बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज बजट वेबिनार के जरिए शिक्षा, कौशल और क्रिएटर इकोनॉमी का रोड मैप साझा करेंगे। 15,000 स्कूलों में AVGC लैब्स की स्थापना जैसे बड़े फैसलों पर केंद्रित ये चर्चा युवाओं को डिजिटल युग के लिए तैयार करने की दिशा में अहम कदम है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट के बाद आयोजित एक खास वेबिनार को संबोधित करेंगे।
इस वेबिनार का विषय होगा सबका साथ सबका विकास, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति, शिक्षा, कौशल और विश्वविद्यालय टाउनशिप। वेबिनार में केंद्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा, कौशल विकास और क्रिएटर इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसमें नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, स्टार्टअप और छात्र शामिल होंगे। सभी मिलकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि शिक्षा, कौशल और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में घोषित योजनाओं को जमीन पर कैसे लागू किया जाए। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री क्रिएटर इकोनॉमी के लिए बजट में की गई पहलों के पीछे की सोच और उनके महत्व को बताएंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से स्कूलों और कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स विषय पर एक ब्रेकआउट सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इस दौरान बजट में घोषित उस योजना पर चर्चा होगी जिसके तहत देश के 15,000 स्कूलों और 500 उच्च शिक्षण संस्थानों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी। इसका मकसद रचनात्मक प्रतिभाओं को बढ़ावा देना, भारत के एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र को मजबूत करना और तेजी से बढ़ रही ऑरेंज इकोनॉमी के लिए कुशल क्रिएटर्स तैयार करना है। समापन सत्र में वेबिनार के निष्कर्षों का सार प्रस्तुत किया जाएगा और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव समापन सत्र को संबोधित करेंगे। वेबिनार से AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स पहल को लागू करने के लिए उपयोगी सुझाव और सहयोगात्मक रणनीतियां तैयार होने की उम्मीद है। इस पहल का मकसद युवा भारतीयों को रचनात्मक और डिजिटल कौशल से लैस करना है, साथ ही भारत को AVGC क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। ये चरण अगले महीने की 2 तारीख तक चलेगा। लोकसभा में आज अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने का संकल्प लाने की अनुमति ली जाएगी। कांग्रेस के 3 सांसद मोहम्मद जावेद, के सुरेश और मल्लू रवि ये संकल्प रखेंगे। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाया। वहीं लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ संकल्प से पहले प्रधानमंत्री मोदी स्पीकर ओम बिरला की जमकर तारीफ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ओम बिरला संविधान को पूरी तरह समर्पित है और संसदीय प्रणालियों के प्रति पूरी तरह निष्ठा रखते हैं। वे सदन के मुखिया की तरह सबको संभालते हैं। वो किसी को भी अपमानित नहीं करते। सबके कड़वे बोल भी वो झेल लेते हैं। गौरतलब है कि बजट सत्र के पहले सत्र के दौरान विपक्ष के आरोप पर उच्च नैतिकता का उदाहरण देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने आसन पर नहीं बैठने का फैसला किया। इसके अलावा लोकसभा में आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पश्चिम एशिया की स्थिति पर बयान देंगे। राज्यसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होगी। इसके अलावा दोनों सदनों में प्रश्नकाल में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं शून्यकाल में सांसद लोकहित के मुद्दे उठाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में निर्वाचन आयोग की पूरी टीम आज कोलकाता में उच्च स्तरीय बैठकें करेगी। आज सुबह मुख्य निर्वाचन आयुक्त दक्षिण कोलकाता के कालीघाट मंदिर में दर्शन कर अपने 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे की शुरुआत करेंगे। आयोग की बेंच सुबह 10 बजे से तृणमूल कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सिलसिलेवार मिलेगी, जिसमें हर दल को अपनी बात रखने के लिए 10-10 मिनट का समय दिया गया है। इससे पहले रविवार देर शाम कोलकाता पहुंचते ही टीम ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल के साथ एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बैठक की थी। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों की जमीनी समीक्षा करना है। भारत का वस्त्र उद्योग देश का सबसे पुराना और सबसे विविध उद्योग है, जिसमें इसकी जड़ें सदियों पुरानी परंपराओं में गहराई से जमी हुई हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वस्त्र उद्योग को भारत के विकास के केंद्र में रखा, जो आर्थिक व्यवस्था के लिए इसके महत्व को दर्शाता है। और इसी का परिणाम है कि वैश्विक स्तर पर न सिर्फ भारतीय वस्त्रों और परिधानों की मांग बढ़ी, बल्कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक बन के उभरा। देखिए रिपोर्ट। बढ़ते घरेलू बाजार और बढ़ती वैश्विक मांग के कारण भारत का वस्त्र उद्योग वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सरकार ने भी केंद्रीय बजट में प्राथमिकता देते हुए वस्त्र उद्योग को रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि, टिकाऊ विनिर्माण के प्रमुख घटक के रूप में मान्यता दी है।
जिससे दुनिया भर के बाजारों में भारतीय वस्त्रों का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई पहल का परिणाम ही है कि भारत वैश्विक स्तर पर वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है और इस क्षेत्र में विश्व निर्यात में इसकी हिस्सेदारी करीब 4% है। वैश्विक व्यापार में उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान हस्तशिल्प सहित निर्यात वर्ष 2025 में 37.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा, जो साल 2024 में 35.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये वृद्धि इस क्षेत्र की अनुकूल क्षमता, अलग अलग बाजारों में मौजूदगी और श्रम प्रधान क्षेत्रों में इसकी मजबूती को दर्शाती है। घरेलू वस्त्र एवं परिधान उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारों की वजह से रेडीमेड गारमेंट समेत वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में भारत ने अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान 27,312 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। वहीं जनवरी से नवंबर 2025 के दौरान भारत के वस्त्र क्षेत्र ने 118 देशों में निर्यात वृद्धि दर्ज की, जो वैश्विक बाजार में भारत की बढ़ती पहुंच और निर्यात में बढ़ोतरी को दर्शाता है। भारत से होने वाला वस्त्र निर्यात उभरते और पारंपरिक दोनों बाजारों में लगातार बढ़ रहा है। इनमें अमेरिका, मिस्र, पोलैंड, सूडान, जापान, नाइजीरिया, अर्जेंटीना, कैमरून और युगांडा के अलावा स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे बाजार और देश भी शामिल हैं। भारत में कृषि के बाद वस्त्र उद्योग रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 के अनुसार वस्त्र उद्योग का देश के 8 प्रमुख उद्योग समूहों के रोजगार में 9% हिस्सेदारी है। ये क्षेत्र महिलाओं और ग्रामीण समुदायों सहित 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। वस्त्र उद्योग में 2025 में लागू होने वाले नेक्स्ट जेन जीएसटी के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के लिए कीमतें न केवल कम हुई, बल्कि निर्माताओं को राहत मिली और निर्यात के साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिला। निर्यात में निरंतर वृद्धि, बाजार में व्यापक विस्तार और उत्पादन में बेहतर प्रदर्शन से भारत वैश्विक स्तर पर व्यापारिक वस्तुओं और परिधानों के लिए एक विश्वसनीय और मजबूत केंद्र के रूप में उभरा है और आने वाले दिनों में वस्त्र निर्यात के क्षेत्र में ये मजबूती और ज्यादा बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 8 मार्च को उच्च न्यायालय ओडिशा और ओडिशा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने कटक के बेलव्यू स्क्वायर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। इस अवसर पर एक मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और कटक के कानून कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया। माननीय न्यायमूर्ति मानस रंजन पाठक और न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें महिला सशक्तिकरण और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन ओडिशा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और उच्च न्यायालय ओडिशा के रजिस्ट्रार जनरल की देखरेख में हुआ। कटक के स्थानीय प्रशासन ने भी कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग दिया। महिला दिवस के उपलक्ष्य पे मैं सबको हार्दिक अभिनंदन देती हूँ। जो हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं वो घर से ही आरंभ होती है और हम सबका एक योगदान होता है कि हम घर की बेटियों, हमारे जो साथी हैं और जो हमारे दोस्त हैं, हमारी माँओं, उन सबके लिए उनको एक रिस्पेक्टफुली हम ट्रीटमेंट दें और विमेन एम्पावरमेंट में सबका ही योगदान होता है। तो आज नहीं, प्रतिदिन महिला दिवस है, सो वी शुड सेलिब्रेट विमेन एम्पावरमेंट। और वहीं भारतीय सेना की सब शक्ति कमान और रणबांकुरा डिवीजन ने रविवार को चुरू के साई स्टेडियम में गौरव सेनानी समारोह और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जिले की 8 तहसीलों से 10,000 से अधिक पूर्व सैनिक, वीर नारियों, वीर माताओं और उनके परिवारों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। समारोह में आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, सैन्य हेलीकॉप्टरों का युद्ध कौशल प्रदर्शन, मिलिट्री पाइप बैंड ने शो को विशेष रूप से आकर्षक बनाया। ये आयोजन सेना और समाज के साथ मिलकर काम करने का प्रतीक था, जो पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एक साझा राष्ट्रीय दायित्व को दर्शाता है। ये जो एक्स सर्विसमैन रैली थी चूरू डिस्ट्रिक्ट में आयोजित की गई, ताकि जो हमारे एक्स सर्विसमैन, वीर नारी, वीरांगना, उनका देखभाल की जाए, उनकी क्या मुश्किल है उनको हमने सॉल्व करने की कोशिश करी।
उनका वेलफेयर किया जाए। और यही हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने जो कि वीर सैनिक हैं, जिन्होंने अपना जीवन के अंदर सैनिक सेवा दी है, अब वो रिटायर हो गए हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनका वेलफेयर करें, उनको मोटिवेट करें ताकि वो देश सेवा के अंदर अभी भी जुड़े रहें। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते हैं एडीटी न्यूज। बड़ी बहू, ये तुम्हारी नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ? आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद फिर का स्वागत करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खास खबरों का। ईरान ने अयातुल्ला सैयद मुज्तबा हुसैनी खमनई को नया सुप्रीम लीडर बनाने का ऐलान कर दिया। मुज्तबा इस्राएली अमेरिकी हमले में मारे गए अली हुसैनी खमनई के बेटे हैं, जिन्हें ईरान के एक्सपर्ट असेंबली ने चुना है। दरअसल 88 मौलवियों की एक्सपर्ट असेंबली को खमनई का वारिस चुनने का दायित्व सौंपा गया, जिसमें 56 वर्षीय मुज्तबा का नाम सबसे ऊपर पाया गया। अयातुल्ला अली खमनई के हवाई हमले में मारे जाने के एक हफ्ते से ज्यादा समय के बाद उत्तराधिकारी के तौर पर अब मुज्तबा खमनई को चुन लिया गया। आपको बता दें कि मुज्तबा के ईरान के सुरक्षा बलों पर काफी पकड़ है, साथ ही वो अपने पिता के साथ बड़ा बिजनेस एम्पायर चलाते थे। अमेरिका, इजरायल और ईरान संघर्ष के दौरान बदले हालात पर भारत सरकार लगातार नजर रखे हुए है। खासकर पश्चिम एशिया खाड़ी क्षेत्र में विकसित हो रही स्थिति पर भारत सरकार नजर बनाए हुए है, विशेष रूप से उन भारतीय नागरिकों पर जो फिलहाल विदेश में फंसे हुए हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को स्थानीय अधिकारियों के दिशा निर्देशों के साथ साथ अपने अपने क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास की सलाह का पालन करने की सलाह दी गई। साथ ही विदेश मंत्रालय ने प्रभावित लोगों और उनके परिवारों की पूछताछ पर नजर रखने और उनका जवाब देने के लिए एक विशेष नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। वहीं देश के नागर विमानन मंत्रालय की पश्चिम एशिया में बदलते हुए हालात पर पूरी नजर है। एयरलाइंस यात्रियों की सुरक्षा और फ्लाइट ऑपरेशंस सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी ऑपरेशनल बदलाव भी किए जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़त के तनाव के बीच एयर इंडिया ने 10 से 18 मार्च तक 9 अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर 78 अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा की। एयरलाइन के अनुसार इन अतिरिक्त उड़ानों से करीब 17,660 सीटें बढ़ेंगी, जिसमें यात्रियों को अधिक विकल्प मिल पाएंगे। ये उड़ानें दिल्ली, मुंबई से न्यूयॉर्क, लंदन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, एम्स्टर्डम, ज्यूरिक, कोलंबो और माले के लिए संचालित की जाएंगी। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।